ये कहानी है एक आइलैंड की जो चाइना से 180 किलोमीटर दूर, साइज में हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन फिर भी दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश इसके लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ताइवान की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों करना चाहता है चीन ताइवान पर कब्जा, आखिर क्यों दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को एक देश मानते ही नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो क्या उसका सबसे बड़ा एलाय अमेरिका उसे बचाने आएगा। तो जानेंगे ताइवान की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ ताइवान। Now, China has intensified its bid to lay claim on the island of Taiwan. Moving on, Chinese pressure on the island nation of Taiwan continues to intensify. There's been tension ever since the Chinese Civil War more than 70 years ago. इस ताइवान कंट्री पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद ताइवान 168 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसके कुछ आइलैंड्स तो चाइना के कोस्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं। इसका लगभग 99% लैंड मास एक मेन आइलैंड और कुछ छोटे सैटेलाइट आइलैंड्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां इसकी 2.3 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। ताइवान का ज्यादातर इलाका रहने लायक नहीं, क्योंकि ये कोई सिंपल फ्लैट आइलैंड नहीं है, बल्कि इसका 2/3 इलाका रगेड माउंटेन्स और स्टीप टेरेन से भरा हुआ है। ऊपर से ये आइलैंड वेस्टर्न पैसिफिक की डेंजरस टाइफून बेल्ट में आता है, जहां हर साल पावरफुल साइक्लोन्स और अर्थक्वेक का खतरा बना रहता है। ये पूरी दुनिया के सबसे एक्टिव साइक्लोन रीजन्स में से एक है। ताइवान की अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है और पासपोर्ट भी, यानी कि प्रैक्टिकली वो सब कुछ जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के पास होता है। लेकिन फिर भी ऑफिशियली इसे एक देश नहीं माना जाता, क्योंकि दुनिया में सिर्फ लगभग 12 ही ऐसे देश हैं जो इसे एक सॉवरेन कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश ऑफिशियली ताइवान को चीन से अलग कंट्री नहीं मानते, फिर चाहे ताइवान के साथ उनका कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो या फिर कितनी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अब ये सब देखते हुए एक बात तो साफ है कि ताइवान की पोजीशन बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड है, और इसे ही समझने के लिए हम इस आइलैंड की हिस्ट्री में एक क्रैश कोर्स करेंगे, द रियल चाइना। ताइवान का इतिहास काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, क्योंकि इस छोटे से आइलैंड ने सदियों तक कई अलग अलग शासकों का रूल देखा है। सन 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान पर पावरफुल चिंग डायनेस्टी का रूल था। इंटरेस्टिंगली यही डायनेस्टी उस वक्त पूरे मेनलैंड चाइना पर भी रूल कर रही थी। लेकिन 1895 में तब सब कुछ बदल गया, जब फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर में चाइना की हार हुई और ताइवान जापान के कंट्रोल में चला गया। इस दौरान यहाँ कमाल की इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखी गई। फिर 50 सालों तक ताइवान पर राज करने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारा, तो उसने ताइवान चाइनीज लीडर चियांग काई शेक को सौंप दिया, जो मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट के साथ एक सिविल वॉर लड़ रहे थे। एक तरफ थी माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी तरफ चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे क्योमिंटांग या फिर केएमटी भी कहा जाता था। ये सिविल वॉर 4 सालों तक चली, जिसमें चियांग काई शेक हार तो गया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपने लाखों फॉलोअर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गोल्ड रिजर्व्स लेकर वो ताइवान आइलैंड पर भाग गए, जहां उन्होंने अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली और क्लेम किया कि वही असली चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं। इस गवर्नमेंट को नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि आरओसी, और यही आज तक ताइवान का ऑफिशियल नाम भी है। वहीं दूसरी तरफ मेनलैंड चाइना पर माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट रूल एस्टैब्लिश किया और नए चाइना का नाम रखा गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि पीआरसी। और कुछ इस तरह जन्म होता है दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल सवालों में से एक का, कि आखिर इन दोनों में से असली चाइना कौन है, द अमेरिकन डायलेमा। अब चाइना और ताइवान शुरुआत से ही खुद को असली चाइना बताते रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट करने का काम किया अमेरिका ने, जिसका उस जमाने में एंटी कम्युनिस्ट स्टांस इतना पावरफुल था कि पीआरसी के खिलाफ उन्होंने डिक्टेटर चियांग काई शेक को हर तरह से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी चाइना का रिप्रेजेंटेशन रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से ताइवान ही करता था, और इस आइलैंड पर अमेरिकन ट्रूप्स तक की तैनाती की गई थी, ताकि हमला होने की सिचुएशन में आइलैंड को डिफेंड किया जा सके। लेकिन फिर जैसे जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूएस के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन के बीच दूरियां बढ़ने लगी, तो यूएस ने भी अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया और पीआरसी को यूएन में चाइना की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दे दी। इस तरह दुश्मन दोस्त बन गए और ताइवान को साइडलाइन कर दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिका ने इस आइलैंड नेशन से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक खत्म कर दिए। हाँ, अनऑफिशियली इनके बीच रिलेशंस बने रहे, और आज भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है। ताइवान का ऑफिशियल नाम आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है, और वो अपने अफेयर्स में चाइना की दखल अंदाजी नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ पीआरसी है, जो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। शी जिनपिंग ओपनली कह चुके हैं कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा, और चाइना जरूरत पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। व्हाई इज ताइवान इंपॉर्टेंट? अब ताइवान की ज्योग्राफी और हिस्ट्री जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चाइना के पास जमीन की कमी तो है नहीं, फिर ताइवान को लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों है।
और अमेरिका का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो दोस्तों इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो उस डिवाइस को भी पावर कर रही है जिस डिवाइस में आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कार का नेविगेशन सिस्टम हो, फाइटर जेट्स हो या फिर एआई मॉडल्स या फिर ये सैटेलाइट्स या फिर हॉस्पिटल मशीन्स, लगभग हर एडवांस टेक्नोलॉजी इन चिप्स पर ही डिपेंड करती है। और यही वो जगह है जहां ताइवान एक गेम चेंजर बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का 90% हिस्सा अकेले ताइवान ही बनाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिस पर एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम जैसे ग्लोबल टेक जायंट्स तक डिपेंडेंट है। अब आयरनी देखिए कि चाइना खुद भी ताइवान की चिप्स पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ताइवान की चिप्स चाइनीज कंपनी से टेक्नोलॉजिकली काफी सुपीरियर होती है। और ताइवान ने इस रेस में लीड सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि टाइमिंग और स्ट्रेटेजी के बूते किया है। 1980 में जब दुनिया का फोकस चीप मैन्युफैक्चरिंग पर था, ताइवान ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट सपोर्ट, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और स्पेशली डिजाइंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसे कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि TSMC चाइना के लिए एक डिटरेंट का काम करती है, क्योंकि अगर उसके एग्रेशन से चिप सप्लाई पर कोई भी असर पड़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को ही होगा। सीधे शब्दों में कहूं तो बिना ऑयल के दुनिया स्लो हो सकती है, लेकिन बिना चिप्स के मॉडर्न दुनिया पूरी तरह से रुक जाएगी। ज्योग्राफी। लेकिन दोस्तों ताइवान की इंपॉर्टेंस सिर्फ इन सेमीकंडक्टर चिप्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी ज्योग्राफी। इस मैप पर देखिए, चाइना के ईस्ट कोस्ट के सामने जापान है, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस, ये सब अमेरिका के एलाइज मिलकर चाइना के लिए एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक बैरियर बनाते हैं, जिसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं। अब जब भी चाइना अपनी नेवी को पैसिफिक ओशन में डिप्लॉय करना चाहता है या फिर सबमरीन्स को डीप वाटर्स तक भेजना चाहता है, उसे इसी चेन को क्रॉस करना पड़ता है। और यहीं पर गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इस पूरी चेन के आसपास अमेरिका और उसके एलाइज के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, जो चाइना के नेवल मूवमेंट्स को चेक में रखते हैं। चाइना को डर है कि अगर ये बैरियर बना रहा तो पैसिफिक ओशन में उसकी रीच और इन्फ्लुएंस हमेशा लिमिटेड रहेगा। इसीलिए वो ताइवान पर कब्जा करके इस पूरे इलाके का अनकंट्रोल्ड एक्सेस चाहता है। चाइना और ताइवान के बीच ये इलाका देख रहे हैं, इसे कहते हैं ताइवान स्ट्रेट, जहां पिछले कुछ सालों में अमेरिकन एलाइज ने अपनी गश्त बढ़ाई है। दुनिया में कुल ट्रेड का 5वां हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है, और मुमकिन है आपके फोन या फिर टीवी में लगी चिप भी कभी ना कभी इसी स्ट्रेट से होकर गुजरी हो। इसीलिए इस पर जरा भी आंच आने का मतलब है ग्लोबल चिप सप्लाई का ठप होना। इतिहास के पन्ने पलटने पर भी समझ आता है कि ओपन वाटर्स के लिए देश किस हद तक जा सकते हैं। 1941 में जापान ने भी पर्ल हार्बर पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि पैसिफिक में अमेरिकन प्रेजेंस उसके एक्सपेंशन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। आज दौर भले ही अलग है, प्लेयर्स भी अलग हैं, लेकिन समंदर पर कंट्रोल का गेम अब भी वैसा ही है। व्हाट ताइवान वांट्स। ताइवान का ऑफिशियल नाम आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन चाइनीज डिसेंडेंट होने के बावजूद ताइवान के ज्यादातर लोग खुद को चाइनीज नहीं मानते। 2024 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक सिर्फ 11% ताइवानीज लोग चाइना के साथ रीयूनिफिकेशन के हक में हैं, जबकि 49% लोग फुल इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में हैं। और इसकी वजह सिंपल सी है, ताइवान के लोग डेमोक्रेसी में बड़े हुए हैं, फ्री इलेक्शंस, फ्री मीडिया और ओपन इंटरनेट के साथ। ऊपर से ताइवान हांगकांग का भी एग्जाम्पल देख चुका है। चाइना ने हांगकांग को 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का प्रॉमिस किया था, ऑटोनॉमी और फ्रीडम देने का वादा किया था, लेकिन 2020 तक प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया गया, मीडिया पर कंट्रोल बढ़ गया और अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ताइवान के लोगों को भी डर है कहीं वो अगला हांगकांग ना बन जाए। लेकिन अगर चाइना चाहे तो क्या वो ताइवान पर हमला करके सीधा उस पर कब्जा नहीं कर सकता? कई लोग कहते हैं कि चाइना के लिए ताइवान पर अटैक करना इकोनॉमिक सुसाइड होगा, और इस बात में कुछ सच्चाई भी नजर आती है। चाइना की इकोनॉमी दुनिया से डीपली कनेक्टेड है, और ताइवान पर अटैक का मतलब होगा वेस्टर्न सैंक्शंस, ट्रेड डिस्ट्रप्शन और खुद चाइना की इंडस्ट्री को भारी इकोनॉमिक नुकसान। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। शी जिनपिंग पब्लिकली कह चुके हैं कि 2049 तक ताइवान का रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा, और चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ताइवान अब एक नेशनल प्राइड का सिंबल बन चुका है। इसीलिए इतना बड़ा प्रॉमिस करने के बाद पीछे हटना बीजिंग के लिए आसान नहीं होगा। इतिहास भी बताता है कि सिर्फ इकोनॉमिक टाइज ही वॉर को नहीं रोक पाती। इसकी एक एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर 1, जब यूरोप के सभी देश एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, लेकिन फिर भी जंग होकर रही। फ्यूचर ऑफ ताइवान। अब दोस्तों, अमेरिका भले ही ताइवान को ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो ताइवान को वेपन्स और मिलिट्री सपोर्ट लगातार देता आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना ताइवान के ऊपर मिलिट्री प्रेशर लगातार बढ़ा रहा है। इस इलाके में चाइनीज फाइटर जेट इंकर्जन्स और नेवल ड्रिल्स अब रूटीन बन चुकी हैं। लेकिन चाइना है जो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट के दम पर अमेरिका के टैरिफ्स हो या फिर ईरान पर हमला
यूएस का मुंह तोड़ जवाब देता नजर आया है। ट्रंप की चाइना विजिट में जिनपिंग ने उन्हें एक तरह का रियलिटी चेक दिया था, जब तमाम उम्मीदों के बाद भी ट्रंप को खाली हाथ अमेरिका लौटना पड़ा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना और अमेरिका का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक राइवल्स भी हैं और इकोनॉमिक पार्टनर्स भी। इसीलिए चाइना डायरेक्टली ताइवान पर अटैक करेगा, इसके चांसेस कम ही लगते हैं। इसकी जगह चाइना प्रोपोगेंडा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जैसे टैक्टिक्स अपनाकर ताइवान पर अपना प्रेशर और इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहेगा। हाँ, अगर कभी बीजिंग को सही स्ट्रेटेजिक मौका मिला तो सिचुएशन तेजी से बदल भी सकती है और किसी मुगालते में ना रहे अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना कभी ताइवान पर डायरेक्ट अटैक करेगा? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी और भी बोरिंग लेकिन इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाई। मेरा नाम है अमन जामवाल और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।